हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। बढ़िया, स्वस्थ और हमेशा खुश रहना चाहिए। हम बात करने वाले हैं आज दो आर्टिकल। कौन से आर्टिकल? अनुच्छेद 116 अर्थात आर्टिकल 116 के बारे में और आर्टिकल 117 के बारे में। दोनों आर्टिकल में क्या है, आज हम ये डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। अनुच्छेद 116 में है लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। इन तीनों के बारे में बात की गई है। किसके बारे में? लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान। इन तीन के बारे में बात की गई है अनुच्छेद 116 में। 117 में क्या बात की गई है? वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। वित्त विधेयक अर्थात फाइनेंस बिल। तो वित्त विधेयक के बारे में जो विशेष उपबंध की बात की गई है वो बात की गई है अनुच्छेद 117 में। और लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान के बारे में बात की गई है 116 में। अब ये लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान क्या हैं? अगर आप इसको पढ़ेंगे तो काफ़ी बड़ी लैंग्वेज है, अपनी एक लैंग्वेज है, शायद समझ में ना आए। इसको भी पढ़ेंगे परंतु पहले समझ लेते हैं सिंपल लैंग्वेज में। लेखानुदान यानी कि आपको पता है अनुदान, अनुदान अर्थात अनुदान, लेखानुदान, पैसा मांगा जा रहा है। ये चीज़ तो आप याद रखिए, मनी मांगी जा रही है, पैसा मांगा जा रहा है। अब लेखानुदान कब मांगा जाता है? आपको पता है कि जब संचित निधि से या भारत को अर्थात भारत सरकार को पैसा चाहिए या किसी भी कार्यक्रम के लिए पैसा चाहिए, सीधी सी बात है, किसी भी नीति के लिए पैसा चाहिए। अब लोकसभा ने जो है बिल अनुमति दे दी, ठीक है, इतना धन इस चीज़ के लिए है। उसके बाद 113 में ये बात थी कि हाँ, ये 113 में अनुमति से संबंधित प्रावधान थे कि लोकसभा इस तरीके से अनुमति दे सकती है। 114 में विनियोग विधेयक के बारे में बात थी कि जब अनुमति 113 के तहत लोकसभा दे देगी, उसके बाद निकालने का जो प्रोसेस है उसके लिए विनियोग विधेयक लाया जाना होगा, उसके लिए अलग से टाइम लगेगा। तो इस अनुमति और विनियोग विधेयक के बीच में विनियोग विधेयक जब पारित हो जाएगा तब जाकर संचित निधि में से पैसा निकलेगा। इसमें 1.5-2 महीने का समय लग जाता है इस समय में। अब क्या है, अब इस टाइम ड्यूरेशन के लिए नीतियों के लिए पैसा तो चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि इस टाइम ड्यूरेशन के लिए सारे काम रुक जाएंगे कि भाई जब ये काम हो जाएगा तभी कुछ काम होगा, अब स्ट्राइक है। नहीं, देश में तो पैसा चाहिए, कार्य करने हैं, चीज़ें चाहिए। तो उस टाइम ड्यूरेशन में पैसा कहाँ से मिलता है? उस समय काम करने के लिए पैसा कहाँ से मिलता है? क्योंकि अनुमति दी है, ठीक है, अनुमति के बाद विनियोग विधेयक आएगा, उस पर बात होगी, उस पर विचार विमर्श होगा, तो 1.5 से 2 महीने का समय इसमें लग जाता है पूरे प्रोसेस में। अब इस 1.5 से 2 महीने में क्या नीतियां, कार्यक्रम रुके रहेंगे जिनके लिए पैसा चाहिए? बिल्कुल नहीं रुकेंगे। तो तब लेखानुदान के रूप में पैसा दिया जाता है। जितनी राशि उसमें मांगी गई होती है उसका 1/6, 1/6, 1/6वां भाग, या आप कह सकते हैं 1/6% लेखानुदान के रूप में उसको दे दिया जाता है कि ठीक है, आप अपना काम शुरू कीजिए पहले, फिर बाकी आपको मिल जाएगा। कहते नहीं थे अगर आपको घर बनवाना है चीज़ें तो आप पहले कह देते हैं, उसने पूरा आपका ऑल ओवर तय हुआ 10,000 रुपये में कि ठीक है 10,000 रुपये, कोई भी काम करवाना है आपका पूरा तय हुआ कि 10,000 रुपये में आपका पूरा काम फिनिश हो जाएगा। तो क्या पूरा आप एक साथ तुरंत दे देते हैं उसको एडवांस में कि ठीक है लो 10,000 अब काम शुरू करो? नहीं देते ना। आप क्या कहेंगे, ठीक है 1,000 ले लो, 2,000 ले लो एडवांस में, 3,000 ले लो, 4,000 ले लो, कि जो भी आपको अच्छा लगेगा आप वो दे देंगे कि ठीक है तुम काम शुरू करो, बाकी आपको बाद में मिल जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये है कि वो जो टाइम ड्यूरेशन होता है, अब उसमें काम करने के लिए पैसा चाहिए, तो जितनी राशि उसमें मांगी गई होती है जिस काम के लिए, चीज़ के लिए, उसका लिए जितनी रकम मांगी गई है उस रकम का 1/6 अर्थात 1/6 भाग या 1/6% उनको पहले दे दिया जाता है कि ठीक है काम नहीं रुकना चाहिए, आप काम शुरू करो। फिर बाकी बाद में जब वो जो प्रोसेस है विनियोग विधेयक वगैरह पारित करके टोटल जब सब कुछ हो जाएगा तो संचित निधि में से बाकी पैसा भी मिल जाएगा, सारा का सारा ऑल ओवर। तो उसी को बोलते हैं लेखानुदान। इस तरीके की मांग को, वो जो एडवांस में पैसा दिया जाता है कार्य करने के लिए 1/6 भाग, उसी को लेखानुदान कहा जाता है। अब प्रत्यानुदान क्या है? प्रत्यानुदान यानी कि कई बार
सडनली जैसे आपातकाल की स्थिति आ गई, पता नहीं है चीज़ें कब तक होने वाली हैं, कब तक युद्ध चलेगा, क्या होगा, आपातकाल की स्थिति आ गई, युद्ध हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, आपातकाल की स्थिति ऑल ओवर, तो उसमें पता नहीं है कि वो स्थिति कब तक रहने वाली है, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना। उस समय पैसे की ज़रूरत तो होगी ही होगी। तो उस समय हम प्रत्यानुदान के जरिए पैसा निकालते हैं, या बजट में अगर जिसका जिक्र नहीं है, चीज़ें अचानक से आ गई हैं और उसके लिए हमने पहले पैसे लिए नहीं थे, तो वो आपातकाल में जो पैसा चाहिए होता है, चीज़ें नहीं थी, बजट में नहीं कह पाए, या स्कीम इतनी बड़ी थी जिसका बजट में उल्लेख नहीं हो पाया, उसके लिए अलग से सारा काम, सारी चीज़ें दिखानी पड़ेगी, तो अलग से कहाँ से पैसा ले सकते हैं? प्रत्यानुदान से। या आपातकाल की स्थिति हो या फिर स्कीम इस तरीके की हो कि बजट में शो नहीं कर पाए, उसको नहीं दिखा पाए, उसके लिए अलग से उसका सारे चीज़ों पे डिस्कशन होना था, अलग से उसके लिए चीज़ें चाहिए, तो प्रत्यानुदान के तहत पैसा ले सकते हैं। अब अपवादानुदान, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है, परंतु अपवादानुदान का भी प्रबंध है हमारे संविधान में। अपवादा एक्सप्रेशन यानी कि एक्सेप्शन कहते हैं ना, ये चीज़ अपवाद है, ये है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं होता, जनरली में ऐसा नहीं होता, पर एक्सेप्शन हो जाते हैं, कई बार अपवाद हो जाते हैं। नॉर्मली तौर पर अपवाद कहते नहीं, ऐसा नहीं होता, परंतु ये चीज़ अपवाद है, ये चीज़ ऐसा होता है। तो अपवाद कई बार कि कुछ चीज़ सडनली बजट में जिक्र नहीं था, चीज़ें नहीं था, और गवर्नमेंट को भी याद आई, अभी ये चीज़ आई कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, इसके लिए इतना बड़ा पैसा चाहिए, अपवाद के तौर पर कि हाँ बजट में भी जिक्र नहीं था, चीज़ें भी इतनी बड़ी हैं और अभी ज़रूरत भी पड़ गई, हमारा कोई विचार नहीं था उस काम को करने के लिए, ऐसा हमने सोचा नहीं था करेंगे चीज़ों को, परंतु चाहिए, अब जिक्र नहीं था बजट में किसी तरीके का कि हाँ हमने पहले ही विचार कर रखा था कि ये चीज़ होंगी, हाँ होती, भविष्य में कभी होती, परंतु अभी हो जाएंगी, सडनली हो जाएंगी, एक्सेप्शन हो जाएंगी, अपवाद स्वरूप, ऐसा नहीं होगा। तो यही चीज़ है कि यहाँ पर ये कहा गया है कि जब एक्सेप्शन में किसी पैसे की ज़रूरत पड़ जाए जिसका जिक्र बजट में नहीं था, हमने सोचा नहीं था, हाँ आगे आने वाले समय में हमने कभी सोचा होगा कि 2-3 साल में करेंगे, परंतु सडनली अभी ज़रूरत पड़ जाएगी, एकदम से ये चीज़ें हो जाएंगी, हमने नहीं सोचा था कि इस मौसम में, अब गर्मियों के ऐसा मौसम चल रहा है कि फुल गर्मी है, जून जुलाई का महीना है, बहुत तेज़ धूप निकल रही है, चिलचिलाती धूप है, एकदम बहुत तेज़ धूप है, हमने नहीं सोचा था कि इस समय बारिश आ जाएगी, परंतु अपवाद है, आ गई, क्योंकि अब ग्लोबल वार्मिंग है, कुछ भी हो सकता है, आपको सब कुछ हो रहा है, जब बारिश नहीं होनी चाहिए जब होती है, जब बारिश तेज़ होनी चाहिए कम होती है, कभी कम बरसात होती है, कभी बहुत तेज़ हो जाती है, जिस एरिया में जहाँ पर कम होती थी वहाँ तेज़ हो गई है, और जहाँ तेज़ बारिश होती थी, अच्छी खासी बारिश होती थी, वहाँ सूखा पड़ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सारा संतुलन बिगड़ा हुआ है, तो कुछ भी हो सकता है, अपवाद एक्सेप्शन हो सकता है। तो इसी तरीके से, तो अगर वो एक्सेप्शन में पैसा चाहिए तब हम अपवादानुदान के तहत पैसा निकालते हैं। ये अपने आप को खुद भी परिभाषित कर रहे हैं शब्द। एक बात याद रखिए, अगर आप शब्दों को ध्यान से पढ़ते हैं और थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर यूज़ करते हैं तो आप खुद भी उस चीज़ को समझ लेंगे। लेखा अनुदान यानी कि लेखा, लिखित में कोई अनुदान दिया जा रहा है, ये चीज़, हाँ लेखा अनुदान कि हाँ ये चीज़ हमने इसको इतनी दे दी है, पहले लिखित में, हाँ भाई 10,000 में पूरा तय था परंतु 2,000 हमने इसको एडवांस दिए हैं, ये चीज़ लिख लेना, 8,000 ही बाकी हैं। तो इसी तरीके से 1/6 भाग वो पहले ही दे देते हैं कि इतना हम दे चुके हैं, वो भाई जिक्र भी तो करना पड़ेगा कि भाई इतना हम दे चुके हैं। दूसरी बात प्रत्यानुदान, प्रत्यय आपातकाल, आपात सडनली आवश्यकता पड़ गई, जिक्र नहीं था, स्कीम बहुत बड़ी थी जिसका हम जिक्र नहीं कर पाए, तो इस तरीके से। दूसरा अपवाद अनुदान, ये तो सबसे ज़्यादा अपने आप को परिभाषित कर रहा है, एक्सेप्शन। क्लियर? तो ऑल ओवर ये 3 बातें इस आर्टिकल 116 में की गई हैं। अब हम इसकी भाषा में पढ़ लेते हैं। भाषा, इसकी भाषा भी पढ़ना, मैंने आपको कहा ना कि हर सब्जेक्ट की अपनी लैंग्वेज समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है,
इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों, यानी कि ये जो अध्याय चल रहा है इसके जो पहले के उपबंध है, वित्तीय जो हम वित्तीय विषयों के बारे में पढ़ रहे हैं वो काफ़ी इससे पहले भी अनुच्छेद पढ़ चुके हैं, धन विधेयक भी पढ़ चुके हैं, उसके बाद भी पढ़ चुके हैं, विनियोग विधेयक भी पढ़ चुके हैं। तो यही कहा गया है इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी लोकसभा को किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिए प्राक्कलित व्यय के संबंध में अनुमानित, प्राक्कलित आप अनुमानित कह सकते हैं, प्राक्कलित व्यय के संबंध में कोई अनुदान उस अनुदान के लिए मतदान करने के लिए अनुच्छेद 113 में विहित, 113 में क्या है, जहां पर लोकसभा कहती हाँ ठीक है पास हो गया है, इतना पैसा पास हो गया है। 114 में विनियोग विधेयक था, पैसा पास हो गया है, ठीक है, हाँ ये चीज मान ली है। फिर 114 के तहत विनियोग विधेयक लाया जाएगा, उसके बाद उसको संचित निधि में से निकाला जाएगा। तो ये अनुच्छेद 113 में विहित प्रक्रिया के पूरे होने तक, यानी कि 113 की प्रक्रिया पूरी हो गई है और उस व्यय के संबंध में अनुच्छेद 14 के उपबंधों के अनुसार, 114 में विनियोग विधेयक के अनुसार, अनुच्छेद 114 के उपबंधों के अनुसार विधि के पारित होने तक अग्रिम देने की, अग्रिम यानी कि पहले, आगे से पहले अग्रिम देने की बात, तो अग्रिम दी जाता है क्या, लेखानुदान। तो इसमें इस लैंग्वेज में बात की गई है अग्रिम देने की। तो वर्ड क्या है कि 113 और 114 के प्रोसेस को कंप्लीट होने से पहले ही जो अग्रिम, यानी कि पहले ही जो राशि दी जाएगी वही है लेखानुदान। तो देखिए इसमें किस लैंग्वेज में लिखा गया है, जब किसी सेवा की महत्ता या उसके अनिश्चित रूप के कारण, यानी कि उसकी महत्ता बहुत ज़्यादा है, उसका रूप अनिश्चित है, बता नहीं सकते कितना पैसा लगेगा, बहुत बड़ा स्वरूप है, या कोई सडनली ज़रूरत पड़ जाए आपातकाल के समय, वही बात की जा रही है कि महत्ता या उसके अनिश्चित रूप के कारण मांग ऐसे ब्यौरे के साथ वर्णित नहीं की जा सकती, नहीं दी जा सकती। मैंने कहा ना भाई स्कीम इस तरीके की इतनी बड़ी है या आकार बड़ा है या ऐसी है कि जिसको साथ में नहीं दे सकते, उसके लिए अलग से सारा चीज़ें करनी पड़ेगी, उसे अलग से बताना पड़ेगा, अलग से पैसा चाहिए। यही बात कहा जा रही है यहाँ पे कि जब किसी सेवा की महत्ता या उसके अनिश्चित रूप के कारण मांग ऐसे ब्यौरे के साथ वर्णित नहीं की जा सकती जो वार्षिक वित्तीय विवरण क्या, बजट में सामान्यता दिया जाता है, सामान्य तौर पर ज़्यादातर बातें वहाँ पर रख दी जाती हैं बजट में, परंतु नहीं दी जा सकती, तब भारत के संपत्ति स्रोतों पर अप्रत्याशित मांग की पूर्ति के लिए अनुदान करने की। तो ये बात की जा रही है कहाँ, प्रत्यानुदान के बारे में। किसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा का जो अनुदान भाग नहीं है ऐसा कोई अपवाद अनुदान, यानी कि किसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा का, यानी कि जो वित्त वर्ष है, मैंने क्या कहा कि हमने सोचा नहीं था इस बार, ठीक है बाद में करेंगे, 1-2 साल में करेंगे, ऐसे हमारा प्रोग्राम है कि ये चीज़ कर सकते हैं, परंतु इस वर्ष में करेंगे ये नहीं सोचा था। तो यही यहाँ पर कहा गया है कि किसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा का जो अनुदान भाग नहीं है ऐसा कोई अपवाद अनुदान करने की, यानी कि ये अपवाद अनुदान के बारे में बात की गई है। देखिए मैंने समझाया किस विषय कैसे हैं और इसमें किस लैंग्वेज में दिया है। तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो समझाने वाली लैंग्वेज में ही दे, आपसे सीधे यही लैंग्वेज देख के पूछ लें और आपने ना पढ़ा हो तब कितनी दिक्कत हो जाएगी। पढ़ा सब कुछ था परंतु लैंग्वेज नहीं पढ़ी थी, पेपर समाप्त। गलत करके आएंगे जब उसने की लैंग्वेज ही नहीं पढ़ी। और आजकल इतने बड़े स्तर पर कंपटीशन हो गया है, चीज़ें हो गई हैं कि बच्चा स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क सब कुछ ज़रूरी है। देखिए स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क भी ज़रूरी है, कुछ मेहनत करनी भी ज़रूरी है कि ध्यान से पढ़ो, चीज़ों को करने की शक्ति होगी। और जिन प्रयोजनों के लिए उक्त अनुदान दिए गए हैं, यानी कि जिन प्रयोजन के लिए, जिन कार्यों के लिए, जिन स्कीम्स के लिए, जिनके लिए भी वो दिए गए हैं, उनके लिए भारत की संचित निधि में से धन निकालना विधि द्वारा प्राधिकृत करने की को संसद की शक्ति होगी। निकाला उसी में से जाता है परंतु इसके तहत संचित निधि में से दिया जाएगा। तो खंड 1 के अधीन, यानी कि खंड क्या दे रखा है, खंड 1 के अधीन, एक क्या है, ये है खंड 1। खंड 1 के अधीन किए जाने वाले किसी अनुदान और उस खंड के अधीन बनाई जाने वाली किसी विधि के संबंध में अनुच्छेद 113 व अनुच्छेद 114 पहले ही पढ़ा चुकी हूँ आपको। अनुच्छेद 113 व 114 में क्या है कि अनुच्छेद 113 व अनुच्छेद 114 के उपबंध वैसे ही प्रभावी होंगे, उसी तरीके से प्रभावी होंगे जैसे वे वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट में वर्णित किसी व्यय के बारे में, व्यय अर्थात देना, व्यय करना,
व्यय में अनुदान करने के संबंध में और भारत की संचित निधि में से, संचित निधि भी पढ़ा चुकी हूँ, वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 113, 114 में जो उपबंध हैं वो सब वैसे ही लागू होंगे कि संचित निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाली विधि के संबंध में प्रभावी हैं। तो सेम वैसे ही लागू होगा सब कुछ, क्योंकि तरीका तो वही होगा, परंतु क्यों निकाला जा रहा है उसका स्वरूप बदल गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 113, 114, लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवाद अनुदान, ये सारी बातें ऑल ओवर यही कही गई हैं। तो उसी तरीके से सारे नियम फॉलो होंगे। बात यहाँ पर सिर्फ इतनी है, और दूसरी बात ये कुछ ज़्यादा इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु लिखी है संविधान में इम्पोर्टेंट है, परंतु एग्ज़ाम के लिए पता हो। भाई हो सकता है कि आप पूछ लें, पता नहीं, तो पता होना चाहिए कि हाँ ये बात भी लिखी हुई है अनुच्छेद 116 में। अब अनुच्छेद 117 क्या बात करता है? अनुच्छेद 117, आर्टिकल 117 वित्त विधेयक अर्थात फाइनेंस बिल के बारे में जो विशेष उपबंध है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, उसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 117 अनुच्छेद 110 के खंड अनुच्छेद 110 में क्या है? धन विधेयक अर्थात मनी बिल के बारे में बात की गई है अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 110 के खंड 1 के उपखंड 6 में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुरस्तापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पूर्व स्थापित नहीं किया जाएगा, यानी कि पहले, पूर्व मतलब पहले पुरस्तापित, अगर आप पढ़ेंगे इसे पहले स्थापित। तो यहाँ पर ये बात की गई है कि कोई वित्त विधेयक में 110 में जो बातें की गई हैं वो भी इंक्लूड है, परंतु उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी होती हैं। 110 में जितनी बातें हैं उससे एक्स्ट्रा भी बातें होती हैं, उसमें कुछ अलग भी बातें होती हैं, तभी वो वित्त विधेयक के अंतर्गत है। तो ये कहा गया जो 110 में बातें की गई हैं और 110 की बातें भी उसमें कुछ इंक्लूड हैं उस विधेयक में। वित्त विधेयक के भी 3 प्रकार होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, वो भी अभी बताऊंगी, परंतु अभी आप ये देख लो कि इसमें क्या दिया गया, क्या लिखा गया है, फिर आराम से क्लियर कर देंगे। तो ये कहा गया है कि 110 में जो बातें दी गई हैं, जो कहा गया है आर्टिकल 110 में जो बातें दी गई हैं और वो बातें वित्त विधेयक में भी दे दी गई हैं, तो वो विधेयक, क्योंकि इनके साथ 110 के साथ और भी 110 वाली बातें तो होंगी वित्त विधेयक में, और भी एक्स्ट्रा बातें होंगी, परंतु 110 वाली भी ऐड है ना। तो क्या कहा गया है कि 110 के खंड 1 के उपखंड 6 में जो भी विनिर्दिष्ट जो भी विषय इसमें दिया गया है, उसमें क्या होगा, अगर ऐसी किसी बात वित्त विधेयक में है तो वो राष्ट्रपति की सिफारिश से ही वो वित्त विधेयक पेश होगा। पहली बात तो ये बात कही गई है कि उस पर पहले राष्ट्रपति की पहले सिफारिश की आवश्यकता होगी, और दूसरा वो विधेयक पहले लोकसभा में पारित होगा। ये बात की गई है। क्लियर? कि अगर वित्त विधेयक में 110 अर्थात मनी बिल के कुछ बातें भी शामिल हैं, तो वो वित्त विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही रखा जाएगा और साथ ही साथ पहले लोकसभा में ही रखा जाएगा, लोकसभा में उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये बात यहाँ पर की गई है। दूसरी बात क्या की गई है? परंतु किसी कर के घटाने या उत्पादन घटाने बढ़ाने के लिए उपबंध करने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिए इस खंड के अधीन सिफारिश की अपेक्षा नहीं होगी। यानी कि क्या कहा गया है कि अगर कोई कर के घटाने बढ़ाने, क्योंकि वो बात तो मनी बिल में है, तो ये बात यहाँ क्लियर कर दी गई है कि परंतु किसी कर के घटाने, उत्पादन अर्थात घटाने या बढ़ाने के उपबंध करने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिए इस खंड के अधीन सिफारिश की अपेक्षा नहीं होगी। इस खंड में ये बात नहीं है कि भाई हमने 110 रख तो दिया है तो कर भी डाल देंगे इसमें, नहीं, वो बात मनी बिल में ही है। क्लियर? दूसरी बात क्या की गई है? कोई विधेयक, तो 3 प्रकार कैसे होते हैं अभी हम देखेंगे, अभी सिर्फ हम संविधान की लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। कोई विधेयक या संशोधन उक्त विषयों में से किसी के लिए उपबंध करने वाला केवल इस कारण नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्माने या अन्य दंडनीय शक्तियों के अधिरोपण का अथवा अनुगत्यों के लिए फीस या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग या उनके संदाय उपबंध करता है, अथवा इस कारण नहीं समझा जाएगा कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजन के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है। तो यहाँ पर धन विधेयक की तरह एक बात कह दी गई है कि कोई विधेयक संशोधन
उक्त विषयों का अनुभव वाला, यानी कि सिर्फ जिसमें जुर्माने हों, वही सेम बात है जैसे धन विधेयक में बताई गई थी कि भाई जुर्माने हो, कोई फीस वसूली गई हो, लाइसेंस बनवाया हो ना, उसकी फीस वसूली है, लाइसेंस बनाने जाते हैं, किसी भी चीज़ का लाइसेंस लेने जाते हैं तो फीस देनी, तो वो सब बातें इसमें भी ये कह दी गई है, तो नहीं माना जाएगा कि भाई, या फिर स्थानीय स्तर के जो कर है उनकी बात की गई हो तो उसको हम नहीं रखेंगे। जैसे धन विधेयक में कहा गया था वैसे इसमें लिख दिया गया है कि भाई हमने स्थानीय स्तर के कर लगा रखे हैं उसको इसमें रख दें, कि ठीक है धन में नहीं रखा इसमें रख दे, इसमें चीज़ें कर दें नहीं, या लाइसेंस को की फ़ीस को रख दें वो भी नहीं, या फिर कोई जुर्माना वसूला गया है, आपने हेलमेट नहीं लगाया, जैसे अभी कोरोना, वही वाला एग्जांपल कि कोरोना का सबसे अच्छा जुर्माना मास्क नहीं पहना, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी यहाँ पर। थर्ड क्या कहा जा रहा है, जिस विधेयक को अधिनियमित और परिवर्तित किए जाने पर भारत की संचित निधि में से व्यय करना पड़ेगा, यानी कि संचित निधि की भी बात की गई है वित्त विधेयक में कि जिस विधेयक में से संचित निधि में से व्यय करना पड़ेगा, कुछ ऐसी बात है उस विधेयक में, वित्त विधेयक में, कि संचित निधि में से व्यय करना पड़ेगा। वह विधेयक संसद के किसी सदन द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए उस सदन से राष्ट्रपति ने सिफारिश नहीं की हो। पहली बात तो ये दोनों सदनों में भेज सकते हैं और राष्ट्रपति की इस पर भी सिफारिश की आवश्यकता है, परंतु अब है कैसे वो, अब वो 3 टाइप समझिए कि 3 तरीके के। पहला बात तो की जा रही है धन विधेयक, यानी कि वित्त विधेयक लाया जाता है कोई तो उसमें धन विधेयक के भी कुछ प्रावधान शामिल होंगे, तो टाइप 1 वो हो गया। वित्त विधेयक है परंतु उसमें धन विधेयक की भी कुछ बातें शामिल हैं और कुछ बातें अलग से शामिल हैं, अलग से शामिल हैं कुछ बातें, जब भी तो वो वित्त विधेयक के अंतर लाया गया है। सिर्फ खाली धन विधेयक की बातें शामिल होती तो उसे धन विधेयक के अंतर्गत लाते हैं, परंतु क्या कहा जा रहा है कि कुछ बातें उसमें धन विधेयक की भी शामिल है और कुछ अलग से शामिल है। तो पहली टाइप ये हो गई वो बातें। अब जो ऐसा वित्त विधेयक है जिसमें धन विधेयक की भी कुछ बातें शामिल है और कुछ बातें अलग से शामिल हैं, तो वो जो विधेयक लाया जाएगा वो राष्ट्रपति की पहले सिफारिश से ही लाया जाएगा और साथ ही साथ उसे लोकसभा में पेश किया जाएगा। वित्त विधेयक टाइप 1 अर्थात ये देखिए इसके बारे में ही बात की जा रही है। इसमें क्या है, लोकसभा में पहले लाया जाएगा, राष्ट्रपति की पहले सिफारिश की आवश्यकता होगी। ये सिर्फ आपको शॉर्ट में समझाने के लिए बता रही हूँ, ऑल ओवर हमने संविधान की भाषा समझ ली, अब आप आराम से नॉर्मल वे में समझिए कि टाइप 1 में क्या होगा, लोकसभा में लाया जाएगा पहले, क्यों, क्योंकि उसमें धन विधेयक की भी कुछ बातें हैं, राष्ट्रपति की पहले सिफारिश की आवश्यकता होगी। क्लियर। इसमें क्या है धन विधेयक से अलग, जैसे धन विधेयक में आपने देखा था, धन विधेयक में राज्यसभा की उसके पास इतनी पावर नहीं थी, परंतु वित्त विधेयक में क्या है, धन विधेयक में राज्यसभा की कोई इतनी वैल्यू नहीं थी, उसका संशोधन करना या ना मानना, जो संशोधन किए हैं उसको लोकसभा माने या ना माने कोई बड़ी बात नहीं थी। 14 दिन में अगर वो वापस नहीं करती राज्यसभा लोकसभा को तो वैसे ही वो दोनों सदनों से पारित हुआ मान लिया जाता है। परंतु इसमें क्या डिफरेंस है, 2 चीज़ तो सेम है कि लोकसभा में पेश किया जाएगा पहले और दूसरा राष्ट्रपति जी की पहले सिफारिश लेनी पड़ेगी। दूसरी बात है इसमें क्या अलग, क्या इसमें अलग ये है कि इसमें राज्यसभा संशोधन भी कर सकती है या उसको खारिज भी कर सकती है। ठीक है, ये अलग है, धन विधेयक से अलग बात है। इसमें संयुक्त बैठक हो सकती है, इस पर जॉइंट सेशन हो सकता है, राष्ट्रपति इसको स्वीकृति भी दे सकते हैं, इसको रोक भी सकते हैं, या फिर इसमें ये भी कह सकते हैं कि किसी विशेष को कह सकते हैं कि ये जो इसमें विशेष बात है इस पर पुनर्विचार कीजिए, इसको दोबारा देखिए। तो ये सारी बातें अलग है धन विधेयक से। क्लियर। वित्तीय विधेयक टाइप 2, वित्तीय विधेयक टाइप 2 में बात होती है जब वह संचित निधि में से व्यय करना हो, किसी वित्त विधेयक में कुछ ऐसी बात हो जिसका वह संचित निधि में से किया जाएगा। टाइप 2 में पहली बात तो ये याद रखिएगा कि उसमें संचित निधि से, देखिए कहा गया है ना टाइप 2, देखिए इसमें तो वो बात कर दी गई है, ये कोई नहीं है, ये बात तो सिर्फ इतनी है कि भाई उपबंध, जुर्माना, लाइसेंस की फीस वगैरह ये सब क्लियर कर दिया गया है कि इस चीज़ को इसमें मत डाल देना, वित्त में डाल दो, कभी कि धन में नहीं डाली तो जुर्माने और लाइसेंस फीस को इन सब को इसमें डाल देते नहीं, तो यहाँ पे भी क्लियर कर दिया गया ये चीज़ यहाँ नहीं रखी जाएगी। परंतु टाइप ये है और ये है,
और एक धन वाली। अगर आप वैसे बात करें तो 3 टाइप है, परंतु धन और वित्तीय विधेयक टाइप 1 को एक में इंक्लूड कर देते हैं। और टाइप 2, ये टाइप 2 में क्या दिखा गया है ना, संचित निधि में से व्यय करना पड़ेगा। तब क्या है 17(3), आप इसको बोलेंगे 17(3). किसी भी सदन में शुरू कर सकते हैं इस बिल को। पहली बात तो यह है कि आप लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, याद रखिएगा। आप चाहें तो लोकसभा में ले आएँ या राज्यसभा में ले आएँ। दूसरी बात क्या है इसमें राष्ट्रपति की पहले अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। परंतु जब आपको लगे कि अब इसको पारित करना है, तब आपको राष्ट्रपति की पहले अनुमति लेनी पड़ेगी, तब पारित कर पाएंगे। हाँ, आप इंट्रोड्यूस, डिफरेंस समझिएगा। उसमें पहले ही सिफारिश से ही पेश किया जाएगा, परंतु इसमें क्या है कि आप पेश कर सकते हैं संसद के किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो। परंतु जब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ अब कन्फर्म है, पारित किया जाना है, तब आपको राष्ट्रपति जी की अनुमति लेनी पड़ेगी। उससे पहले, पारित करने से पहले लेनी पड़ेगी। तो ये बात यहाँ पर याद रखिएगा, ये डिफरेंस है इसमें टाइप 1 और टाइप 2 में। दोनों सदनों से पारित होना चाहिए, वो भी अलग अलग। और जो सिफारिश लेंगे ना राष्ट्रपति जी से, मैंने अभी आपको क्या बताया कि दोनों सदनों में पेश हो सकता है। पेश होने के बाद जब दोनों सदनों को लगेगा कि हाँ मुझे यह पारित करना है, तो दोनों सदनों को अलग अलग से ही राष्ट्रपति जी से सिफारिश लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति जी से बात करनी पड़ेगी, अलग अलग लेंगे दोनों अनुमति। इस बात को याद रखिएगा, दोनों सदन अलग अलग लेंगे और दोनों सदनों से ही पारित होना इस बिल का आवश्यक है। दोनों सदनों से पारित होना चाहिए ये। इस पर भी संयुक्त बैठक हो सकती है। साथ ही साथ राष्ट्रपति इस बिल को अनुमति दे भी सकते हैं, इसको रोक भी सकते हैं, या उसके को पुनर्विचार के लिए कि हाँ इस पर पुनर्विचार कीजिए, तो वापस कर सकते हैं। तो आई थिंक जो बातें मैंने आपको बताई हैं इन दोनों आर्टिकल को लेकर, आपको वो समझ में आई होंगी। नहीं आई तो आप एक बार और वीडियो देख लीजिए, क्योंकि समझ में आना बहुत ज़रूरी है। तभी आप सही से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे ना, तभी कर पाएंगे ना जब चीज़ें समझ में अच्छे से आएंगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।